नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे उसके बिजनेस मॉडल को जानेंगे, साथ में उनकी मार्केट की ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हमने जो आर्टिकल लिया है इस कंपनी को समझने के लिए, काफ़ी सारे मीडिया सोर्स में इसका जिक्र चल रहा था। हमें मैंने इस पर थोड़ा सा स्टडी करता हूँ क्या है कंपनी। वादिया ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जहाँ इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा जिक्र करता है और कंपनी के बारे में कहती है। जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है जिसमें कि हाइड्रोजन्स फेरोसाइट्स हो, मतलब ये ऐसा लगता है केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इसके अलावा चाहे वो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन्स गैस की बात किया जाए या फिर जो कि पेरिसिट टेक्सटिक जो एसिड्स हैं उसमें कंपनी डील करती है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है जिसमें तीन तरह की ये सेगमेंट से जुड़ी हुई है। उसमें कंपनी अपनी कामकाज कर रही है। इसको जानने के पीछे वजह क्या है, देखिए कंपनी का नाम है नेप नेपेरोल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और नेपेरोल की हम बात करें तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि इसको रखा गया है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ जो वेबसाइट्स इसकी ओपन हुआ है वो जो है वेबसाइट्स इस तरह के कोई नहीं है। इसके ग्रुप वेबसाइट्स के शायद जिक्र करता है, अपने ग्रुप्स में शायद ये जो कंपनी है वो कामकाज करती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ऐसा दिखता है। यदि हम कंपनी की बात करें तो पीयर्स कंपेरिजन में कंपेयर करके, तो यहाँ पे बजाज हो, जियो हो या फिर चोलामन हो, श्रीराम्स हो, मुथूट फाइनेंस हो, इन सभी कंपनियों के आगे यदि आज के टाइम में इनकी वैल्यूशन को देखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, केवल और केवल पी रेशियो के अकॉर्डिंग, तो शायद जो कमाई के ऊपर जो निवेशकों का इंटरेस्ट है ना वो काफी ज्यादा बुल है। सोचिए, जहाँ कमाई आपकी 1 रुपया हो रहा है और जो शेयर की कीमत है वो 2600% से ज्यादा, 1 रुपये कमाई के पीछे 2600 लोगों का भीड़ लगा होना। इसके अलावा यदि आप करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। जबकि वहीं पे जब आप इनकी प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू को देखेंगे तो ये ओवर हीटेड है। ठीक है। और कंपनी की यदि हम वाई वाई ग्रोथ को देखें, क्यू आर क्यू ग्रोथ को देखें, इसके भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक नज़र इसके चार्ट समरी ग्राफ पे चलते हैं। जो इसका नाम नेपो रोल्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। और हम ज़्यादातर इस प्राइस के अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि ये प्राइस दिन में दिन चलती रहती है, घूमती रहती है, कई बार गिरती है, कई बार चलती है, तो डिपेंड अपॉन द मार्केट। यदि हम आज के सिचुएशन की बात करें तो यहाँ मार्केट कैप नियर अबाउट 500 करोड़ के आसपास है। जो स्टॉक का पी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी दिखती है। कहाँ से? इंट्रेंसिक सॉरी इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक, क्योंकि जाकि इनकी जो कंपनियां हैं नियर अबाउट की, जो बाकी पीएस कंपनियां, उसमें केवल 20 लोगों का भीड़ है, तो इनके यहाँ 2600 लोगों का भीड़ बना हुआ है। बट इशू क्या है पता है, बुक वैल्यू उनका काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बुक वैल्यू से मुताबिक मार्केट को देखा है तो केवल 70% ही बढ़ा है। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में 70% से ज्यादा है और आरओई आरओसी की आंकड़ा तो नॉन नेगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई है। तो नेट इनकम मार्जिन इस कंपनी का जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है उसका 5% रहा है, जबकि इस कंपनी में इस 500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 15,000 से ज्यादा शेयर होल्डर का लिस्ट कहता है, जो कि लास्ट 31 दिसंबर 2024 तक का कंपनी में डेट्स बिल्कुल नहीं है। करंट रेशियो के नंबर थोड़ा सा हाई की बात कहती है। तो चलिए एक झलक इनको पीयर्स कंपनी से भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पीयर्स कंपनी में काफ़ी सारी कंपनी का हमने देखा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर वाई वाई का ग्रोथ हो, तो पहले हम वाई वाई की ग्रोथ को देखें तो यहाँ पे दिखता है कि जो बाकी कंपनियां हैं उसके मुताबिक जो इसका सेल्स हैं वो नियर अबाउट द एवरेज ऑन ट्रेड करती है, बट प्रॉफिट में आके पिट जाती है। जहां बाकी कंपनियां जो हैं इनके जो पेयर्स के उसमें तो अच्छी खासी प्रॉफिट बना है, तो वहीं पे इन कंपनियों में करीब 150% तक की नुकसान बुक किया है। वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखते हैं तो ये जिक्र करता है कि यहाँ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट था, चाहे सेल्स में चाहे प्रॉफिट के नंबर में। लेकिन बाकी कंपनियों में भी, कुछ कंपनियों में ज़्यादातर निगेटिव इम्पैक्ट थी तो कुछ कंपनी में थोड़ा सा पॉजिटिव भी वाइब्रेट करती देखी गई थी। यदि ओवरऑल नेट इनकम मार्जिन की बात करें सभी कंपनियों के आगे, तो यहाँ पे दिखता है कि इनका नेट इनकम मार्जिन 5% का है, जबकि इससे बेटर जो है किसी और कंपनी का है। तो फिर यहाँ पे जो ये इतनी बड़ी लंबी जो लाइन लगी है,
उसके पीछे क्या वजह है, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ के मुताबिक, तो कंपनी पहले ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं किया है। सेल्स लगातार दिन ब दिन साल दर साल घटी है, बट इसी टीटीएम के मुताबिक करीब 93% की जंप आई, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें तो 171% तक की रैली बना रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में बहुत बड़ी हलचल भी नहीं हुआ, बहुत बड़ी पिटाई भी नहीं हुआ, नियर अबाउट द सेम रहा पिछले एक साल में। जो भी प्राइस गया आया, आजकल वो सेम रेंज में देखने को मिलता है। रिटर्न एंड इक्विटी बिल्कुल सरंट बैठी है, क्योंकि 0% तक के रिटर्न की बात कहती है। तो आरओईसी भी कुछ कहती होगी, तो आरओ सी की बात तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जबकि आरओई भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जिसको लेकर के इनको क्या किया गया है, इम्पैक्ट डालती है यही। लेकिन जो इनकी बुक वैल्यू है और जो ये वैल्यूशन के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इनके पास जो रिजर्व पड़े थे, उन सारे रिजर्व को उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ। इसीलिए वहां पे जो नंबर है वो भूल दर्ज कर। यदि हम कंपनी की रिस्क फैक्टर को देखने की कोशिश करें बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, तो मिलता है कि जो अभी हम प्राइस की कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखा गया कि 57% की मार्केट टूट चुकी है फ्रॉम द 52 की हाई वाली पोजिशन, जबकि लाइफ टाइम से करीब 80% के आसपास गिरावट हुई। तो बाकी जो कंपनियां हैं वो केवल 7-8% की गिरावट में कामकाज कर रही, जिसमें कि श्रीराम फाइनेंस हो या फिर चोलामन फाइनेंस। मतलब यहाँ पे मार्केट इतने होने के बावजूद भी मार्केट गिरा नहीं। और सोचिए जब ये प्राइस इस रेंज में हुआ होगा, तब यहाँ पे कितनी भीड़ होगी, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है मार्केट डे टू डे के हिसाब से। तो निवेशकों का इंटरेस्ट में ये कहता है कंपनी में, जो करीब करीब 15,000 निवेशकों जो है उसमें जो ज्यादातर आम निवेशकों का इंटरेस्ट 27% के आसपास है। करीब करीब 1.5%, 2% के आसपास एफआई के पास होल्डिंग है। और एफआई की होल्डिंग जो है, केवल एक फंड यहाँ पे मेंशन्ड है। पब्लिक की होल्डिंग में भी देखा है कि एक नाम शामिल करता है, और रेस्ट जो है आम निवेशकों के पास है। आम शेयर होल्डर यहाँ पे बने हुए दिखते हैं, जो कि 15,000 से ज्यादा मिले हुए। रिसेंटली की बात में वो कंपनी ने अभी एक डिक्लेरेशन दिया था कि कंपनी शायद अपनी डिविडेंड की पार्ट अब देने वाली है। और डिविडेंड में कहा है कंपनी, पहले जो इस कंपनी का नाम था उसका नाम था नेशनल फेरोशाइड्स लिमिटेड, पहले नाम हुआ करता था। बाद में इसका नाम चेंज करके चेंज किया गया, ने पे रोल्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड किया गया। अ, इसमें कंपनी ने कहा कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, जो हमारा 10 रुपये का फेस वैल्यू जो इक्विटी शेयर है, हर के प्रति हम 90% की डिविडेंड देने वाले हैं। डिविडेंड का जो पार्ट है इस कंपनी का, यदि साल दर साल की बात करें, जिसको हम रेगुलर इनकम भी मानते हैं कि डिविडेंड को कुछ जो है रेगुलर इनकम के तौर में देखते हैं। यहाँ पे देखा गया कि कंपनी साल दर साल डिविडेंड दिया है, जो कि 2021 हो, 22 हो, 23 हो। 24 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, पर डिविडेंड का पार्ट लगातार अच्छी रहा है। कई बार 90%, तो कई बार 100% तक की तो जिक्र नहीं कभी करता है, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये तक का कभी डिविडेंड दिया करता था। कंपैरिजन यदि किसी टर्म को करते हैं आज के सिचुएशंस के, लास्ट सिचुएशन के मुताबिक, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट में रेस लगी थी एक टाइम फ्रेम के मुताबिक, क्योंकि कई बार ये जो प्राइस, ये जो नंबर हैं, ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कई बार नेगेटिव होते हैं। इसका पीछे रीजन है कि मार्केट जो डेली डेली चलती है, उसमें जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उसके मुताबिक, उस टाइम फ्रेम के मुताबिक आप कंपेयर करेंगे। तो हो सकता है कई बार कंपेयर करने के टाइम पे यहाँ से यहाँ करें, कई बार यहाँ से यहाँ करें, तो यहाँ से यहाँ पे रिटर्न क्रिएट करता देखा गया, यहाँ से लेकर के वो देखने को मिलता है कि शायद जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ये एक नंबर की बात है। तो इसके मुताबिक मार्केट की रेस में ये रहा, जो यहाँ बॉटम जो इन्होंने बनाया था पहले पुराना, उसी बॉटम पे आकर आज भी अटका पड़ा। तो ये जो महसूस होता है कि एक साल वाला बॉटम को यदि आज देखा जाए, तो इसके मुताबिक क्या लगता है कि शायद यहाँ से क्या पुल बैक क्रिएट करेगी, या यहाँ से और डाउन शेड की तरफ जाएगी। इसके लिए कुछ कंक्लूजन की तरफ भी चलेंगे, और एक सिंगल से हम लोग गोल्डन रूल को चर्चा करते रहते हैं, जहाँ गोल्डन रूल हमें कुछ पहलू सिखाता है और उसमें
उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते रहें तो शायद स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। यदि हम जो इनकी रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखें तो कंपनी में रिस्क की बात तो थोड़ा शामिल करती है, जहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ की रही है लास्ट कुछ सालों को लेकर के, रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो कुछ चीज उनको लेकर फेवरेबल भी रही है, जहाँ पे चाहे डेट टू और चाहे 12 डेट सोई की बात हो, या फिर बुक वैल्यू से के मुकाबले करंट मार्केट की प्राइस हो, या फिर मार्केट की वैल्यूएशन के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए। सोचिए कंपनी के अकॉर्डिंगली कहता है कि मार्केट में जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का वो 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, और इनका जो मार्केट कैप है वो 500 करोड़ का है। मतलब ये क्या जिक्र करता है सर, इसके मुताबिक आपके पास फेवरेबल शामिल करता है और इसके मुताबिक नहीं भी करता है। तो ये एक पहलू था, हमने इसको समझने की कोशिश किया। जबकि पीयर्स के मुताबिक भी देखा तो बाकी कंपनियां तो इससे ज़्यादा कमाती है और सेविंग भी करती है, लेकिन इसमें भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, अंदर वैल्यूट के अंदर आती है, स्टॉक के अंदर आती है, और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ है कंपैरिजन करते हुए इन पीयर्स कंपनी, तो उसके मुकाबले वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती देखी गई है। तो ये एक समझने की बात है। चलिए एक झलक हम समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आखिर हम गोल्डन रूल क्या कहने वाले थे। लेकिन दोस्तों गोल्डन रूल हमेशा ये कहता है कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर टुमारो। और जब भी प्रॉफिट दिखता हो ना, तो उसको प्रॉफिट को लपेटने की जरूरत है। और यदि कोई अच्छी प्रोडक्ट है तब तो आप नुकसान है भी आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, उनकी बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, आगे चल के बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, जनरल की बात करूं, तो वहां पे एसएल के अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि वहां पे आप कैपिटल को सेविंग करने के लिए एसएल का यूज ही कर सकते हैं, बिना कोई टारगेट और अचीवमेंट को लेकर के। और हमने इसको समझने की कोशिश किया, इनकी हर एक पहलू को ध्यान देने की कोशिश किया, क्योंकि अक्सर कहता हूँ कि हम लोग ना ट्रेडर्स हैं ना एडवाइजर्स हैं, ओनली एज ए लर्नर हैं, और इसको लर्निंग करते हैं। जो लर्निंग करते हैं वो आपके सामने सेम एज इट रखने की कोशिश भी करते हैं। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।